हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन अफ्राइस्ते एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम। आज है जिसका लेक्चर नंबर 7। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है वो समझ लिया था। आज की जो वीडियो है इसमें हम मानव में उत्सर्जन किस तरह होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में बेटा इस टॉपिक से, आज वाली वीडियो से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ज़्यादातर मैंने देखा है, जैसे यूपी बोर्ड में अगर 7 सेट है बेटा, तो 7 सेटों में से क्या होता है, किसी न किसी सेट में इनमें से प्रश्न मिल जाता है, या फिर एक साल गैप होता है, नेक्स्ट ईयर इससे आ ही जाता है। और दूसरे बोर्डों का भी यही है, ठीक। वहाँ पे एक सेट होता है, कुछ में एक है, किसी में 2 सेट हैं, इस तरह से रहता है, किसी में 3 सेट होते हैं, तो ये सीन चलता रहता है। तो उत्सर्जन क्या होता है भाई, जो शरीर में अनावश्यक जो पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हीं पदार्थों को बेटा शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। बहुत आसान है ना। यूरिन हम बाहर निकालते हैं, 40, ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं, कुल मिला के अवशिष्ट पदार्थ हैं, इनकी कोई शरीर को आवश्यकता है नहीं, तो इनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र किस तरह से काम करता है। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं, किन किन से मिलकर बना होता है। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र बेटा वृक्क से मिलकर बना होता है। वृक्क मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे वृक्क के बारे में। अच्छा, वृक्क को और क्या कहते हैं? वृक्क को बेटा गुर्दा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, किडनी। हाँ, किडनी सबसे फेमस है ना। तो किडनी बचपन में सुनी होगी कहानी है भाई, ट्रक में भर भर के ले जाते हैं बच्चों को, किडनैप कर लेते हैं, उनकी किडनी निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा हमें बहुत सुनने को मिला था। और गुर्दे खराब हो जाते हैं ना, शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है, ये चीज़ें हमने बहुत सुनी हैं, ठीक है। लीवर से किडनी, ये सब के बारे में काफ़ी सुन रखा है। तो जो हमारा वृक्क है वो क्या है, किडनी कह लें हम, या उसको गुर्दा कह सकते हैं। बेटा इनकी संख्या कितनी होती है, 2। तो हम कह सकते हैं ये एक जोड़ी होते हैं, उधर यानी पेट में होते हैं बेटा, उधर में होते हैं यानी पेट में होते हैं। अब रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, ये पीछे, ठीक, इसके दोनों तरफ होते हैं। मतलब रीढ़ की हड्डी है, एक इधर एक इधर, यानी दोनों तरफ ये होते हैं। अच्छा, इनका कलर अगर देखा जाए तो ये गहरे लाल रंग के होते हैं, और इनकी आकृति होती है, सेम का जो बीज है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। सेम की फली होती है, खाते हैं हम लोग, सेम उसका बीज ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल आप ये आकृति देख रहे हो, तो ये किसकी है, किडनी की आकृति है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। तो इनकी आकृति किसकी होती है, सेम के बीज की जैसे इनकी आकृति होती है। तो उम्मीद करता हूँ वृक्क आपको समझ आ गया होगा। वृक्क के बारे में जो भी अपन ने बात की है कि वृक्क क्या है, ये एक जोड़ी होते हैं, उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। और इनका कलर का अगर देखा जाए तो गहरे लाल रंग का होता है, और इनकी आकृति कैसी होती है, सेम के बीज की जैसी होती है। इसके बाद बेटा ये तो आपका वृक्क का भाग हो गया, ये 2 वृक्क थे अपने। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा मूत्रवाहिनी। तो आप मूत्रवाहिनी देख रहे हो, ये कहाँ से निकल रही है, ये वृक्क से निकलकर किस में जा रही है, मूत्राशय में जा रही है। मूत्रवाहिनी किस में जा रही है, वृक्क से निकल के मूत्राशय में जा रही है, जहाँ पे क्या होता है, मूत्र का संचय होता है, यानी स्टोर होता है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें इसकी भित्ति कैसी होती है, दीवार कैसी होती है, तो बेटा मोटी होती है। मूत्रवाहिनी की जो भित्ति होती है, मोटी भित्ति होती है इसकी, ठीक है। इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। क्लियर बेटा। अब यहाँ पे मोटी भित्ति होगी बेटा, तो एक चीज़ आपको देखो, आप समझिए कि दीवार मोटी है तो अंदर भी जगह क्या रह जाएगी, अब तो कम रह जाएगी ना। तो इसका तो मतलब यही है ना, दीवार मोटी है, अंदर जगह कम, तो अंदर जो जगह है वो क्या है, सकरा, यानी इसकी जो गुहा होती है सकरी होती है। मतलब काफ़ी अंदर जो जगह है वो काफ़ी पतली सी जगह होती है, आप कह सकते हो उसको सकरा होकर एक सकरी होती है। मतलब अंदर जो गुहा है वो सकरी होती है। यानी ऐसे मान लो, मैं आपको एक नली बना देता हूँ, जैसे एक नली है ना, ये काफ़ी मोटी है, जैसे कोई पाइप है, ये काफ़ी, इसकी मोटाई ये ज़्यादा होगी, लेकिन ये अंदर अब कम रह गया। तो ये इसी प्रकार की होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये मूत्र, इसमें ये जो वृक्क यानी गुर्दे, इनसे यहाँ तक कैसे आता है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा आता है, तो ये बेटा होता है क्रमांकुंचन प्रक्रिया द्वारा आता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, अगर क्रमांकुंचन प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा, जब तक हम सीधे खड़े नहीं होंगे तब तक यहाँ से मूत्राशय में मूत्र नहीं जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आपको वृक्क और मूत्रवाहिनी क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे कमेंट कर दिया करो। अच्छा, समझ आया कि ना जो टॉपिक, तो आप उस पर लिख दिया करो, सर ये हमारा टॉपिक अच्छे से हो गया है, ठीक है। जैसे कमेंट में लिखो, सर वृक्क क्लियर,
मूत्रवाहिनी क्लियर, ठीक है। मूत्राशय ये भी समझ आ गया, ठीक है। जैसे आप लिखना चाहते हो अपनी भाषा में लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अपने को क्या है ना, थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ बच्चे फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, अगर कोई इश्यू होता है तो फिर है ना, तो अपन उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। इसीलिए भाई आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मूत्राशय। अच्छा, मूत्राशय जहाँ भी आशय आता है मतलब उसको हम जगह दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उदर के पिछले भाग में होता है और यहाँ पे क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। उदर के पिछले भाग में होता है। किससे जुड़ा होता है, मूत्रवाहिनियों से जुड़ा होता है। और ये आगे जाके पतला हो जाता है, किस में बदल जाता है, मूत्र मार्ग में बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मूत्र मार्ग। इसको देखते हैं क्या है। जो मूत्राशय है आगे जाके क्या होता था, इसका मूत्राशय का जो पश्च छोर है वो बहुत सकरा होकर एक पतली सी नली में बदल जाता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। इस तरह से हमने ये मानव में उत्सर्जन तंत्र को डिटेल में समझ लिया, इसके कौन कौन से भाग हैं। और ये बेटा कभी कभी तो केवल चित्र ही पूछ लेता है या फिर पूरा ये हमें लिखने को बनाने को इस पे आ जाता है। नोट्स मैंने भेज दिए हैं, ठीक है, ग्रुप में, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो आप वहाँ से नोट्स में सारी चीज़ें दे रखी हैं, अच्छे से नोट कर सकते हो। बाकी जो बोला उसके हिसाब से भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और आपको समझना है बेटा, बना के लिख सकते हो। आप किताब है आपके पास, एक बार उसको पढ़िए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छा दे रखा है वहाँ पे। और यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ को, उसको समझिए और खुद से नोट्स बनाइए तो बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे। और आप खुद से नहीं बना सकते हो तो आपको ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वहीं पे एक और लिंक है बेटा, किसका, वीडियोस की अब तक की प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो आप फटाफट उनको भी देख लीजिए, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे देख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ये क्लियर है, तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा है नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन, जिसका चित्र आपको इधर दिख रहा होगा। बोला ये क्या बवाल है, नेफ्रॉन। अच्छा, एक नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्काणु। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेफ्रॉन, ठीक, या फिर वृक्काणु। ओके, नेफ्रॉन क्या होता है, ये वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, या फिर कह लो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। साथ के साथ नोट भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक वृक्क में, मतलब आपको भी जो हमने बताया था ना, वृक्क यानी किडनी, ये जो बना होता है वो इनसे मिलकर बना होता है। तभी तो हम क्या कह रहे हैं, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कह रहा हूं मैं, वही वृक्काणु कह रहा हूं। समझ में आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारा गुर्दा यानी किडनी बनी होती है वो इनसे मिलकर बनी होती है। अच्छा, तो संख्या कितनी होती होगी, लगभग संख्या बताएं, 10 लाख होती है। कितनी, 10 लाख। तो एक वृक्क में वृक्काणुओं की संख्या लगभग बेटा 10 लाख होती है। कितनी, 10 लाख। याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन वैसे नहीं आता लेकिन ध्यान रखना है, फिर भी आप भी क्या तो क्या है। अब नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो हो चुकी है। अब इसके भाग क्या क्या होते हैं, इसकी संरचना को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका भाग आता है बेटा वो है बोमन संपुट। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, प्यालेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही होगी। ये इस टाइप से दिख रहा है ना, कटोरी टाइप का। ये इसको, इतने से भाग को हम कहते हैं बोमन संपुट। यानी इसका जो नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग जो है, प्यालेनुमा संरचना जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम बोमन संपुट कहते हैं। इसी भाग में हमें कुछ रक्त कोशिकाएं यानी जो दिख रही हैं, रक्त वाहिनियां का गुच्छा बन रहा है इसके अंदर, यानी ये घेरे हुए है उसको, ठीक है। तो इस जो घेरे हुए इनका जो गुच्छा बन रहा है, इसको हम कहते हैं कोशिका गुच्छ, ठीक। क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ जो बन रहा है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है ना, ये जैसे ये आई दोनों, तो इसी के अंदर ये बंद हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे करके मान लो ये आई तो इसमें ऐसे गई और ये इधर से जा रही है, तो ये इसमें ही आपस में ये गुच्छा बना लेती है, तो इसको हम कोशिका गुच्छ कहते हैं। अब कोशिका गुच्छ और बोमन संपुट,
कोशिका गुच्छ प्लस बोमन संपुट दोनों मिलाके कहलाते हैं मैल पीगी कोश। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ठीक। कोशिका गुच्छ ये और ये पूरा मिला के मैलपीगी कोश का निर्माण करते हैं, या फिर पूरा जो है मैलपीगी कोश कहलाता है। इसके बाद जो भाग हमारा स्टार्ट हुआ है वो नलिकाकार भाग स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कहते हैं वृक्क नलिका। तो बोमेन संपुट से पहले मैं लिख लेता हूं, दूसरा भाग क्या है, वृक्क नलिका। तो बोमेन संपुट से जो नलिकाकार संरचना निकलती है उसी को हम, ये जो दिख रहा है आपको, वृक्क नलिका कहते हैं। इसके 3 भाग हैं बेटा। एक पहला आप लोगे तो पहला आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या समीपस्थ कुंडलित भाग, ठीक। क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित भाग, समीपस्थ कुंडलित भाग। दूसरा ये मध्य भाग, मध्य भाग मतलब हैनले का लूप, इसको कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे अवशोषण होता है, पुनर्अवशोषण। लास्ट है बेटा तीसरा भाग, आप देख रहे हो दूरस्थ कुंडलित भाग। क्या है, दूरस्थ कुंडलित भाग। तो ये 3 भाग होते हैं। ये जो पास में है नलिकाकार, इसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग। बीच में ये लूप बना रहा है इस टाइप का, तो इसको कहते हैं मध्य भाग या हैनले का लूप, ठीक है। इसके बाद ये जो कुंडलित भाग फिर है, इसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित भाग। तो ये हो गया भाई नेफ्रॉन का भाग संरचना किस तरह से होती है। इसके बाद लास्ट बेटा है संग्राहक वाहिनी। क्या है, जैसे 1, 2 और तीसरे नंबर पे जो है वो है संग्राहक वाहिनी। तो बेटा संग्राहक वाहिनी क्या है, इसको समझो। संग्राहक का मतलब क्या होता है, तो संग्राहक का मतलब होता है संग्रह करना। तो इसका मतलब इसमें संग्रह होगी ना कोई चीज, तो यहां पर क्या होता है, मूत्र का संग्रह होता है इस नलिका में। ये जो दूरस्थ कुंडलित भाग जिस नलिकाकार भाग में खुलता है उसको संग्राहक नलिका कहते हैं। इसमें मूत्र का क्या होता है, संचय होता है या संग्रह होता है। समझ गए। अच्छा, ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है, इसको नेफ्रॉन में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये नेफ्रॉन से अलग इसको माना जाता है। समझ गए भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो नेफ्रॉन की बेटा हम संरचना समझ चुके हैं कि क्या कैसे क्या होता है, ठीक। अब समझते हैं, देखो बोमेन संपुट, कार्यविधि इसकी आ जाओ। तो कार्यविधि मैं यही ले लेता हूं, कार्यविधि, ठीक। अब कार्यविधि में क्या होगा, ध्यान से समझना चीजों को। पहला के जो वृक्क धमनी द्वारा ये रक्त किस में जाएगा, इसमें वृक्क जो धमनी है उसके द्वारा बोमेन संपुट में रक्त जा रहा है, बोमेन संपुट जो है, ठीक। अब यहां पे देख रहा है आपको केशिका गुच्छ है, ये बना हुआ है, यहीं पे प्रारंभिक निस्यंदन होता है, मतलब ये छनता है। और ये जब छनता है तो यहां पे क्या, यानी बोमेन संपुट के अंदर ही ग्लूकोज, ठीक, अमीनो अम्ल, हार्मोन, विटामिन, जल, यूरिया, ईटीसी आदि पदार्थ यहीं पर रह जाते हैं। और फिर वो पदार्थ किसमें, इसमें आते हैं, इसके थ्रू ऐसे करके इसमें होते होते यहां हैंडले के लूप वाले भाग में आ जाते हैं, ठीक।
अब हैंडले के लूप वाले भाग में आ जाते हैं। यहाँ पर इनका बेटा, यहाँ पे भी ये नलिकाएं आ रही होती हैं, पूरा जाल है। एक बार अगर आप इसको किताब से चित्र देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी किस तरह से यहाँ पे धमनी और शिराओं का इस पर पूरा जाल होता है। अब इनके माध्यम से इन पे ये आ जाते हैं। यहीं पे क्या होता है बेटा, इनका पुनर्अवशोषण होता है। पुनर्अवशोषण में क्या होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं वो हैंडली के लूप से पुनः रक्त में चले जाते हैं। अब कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होंगे, देखो एक तो ग्लूकोज चला जाएगा, एमिनो अम्ल है, हार्मोन्स, विटामिन वगैरह ये, और हल्का बहुत जल और यूरिया, और ये तो आवश्यक हमारे शरीर के लिए है ही नहीं। तो इनको क्या किया जाता है, फिर दूरस्थ कुंडलित भाग से होते हुए सीधे संग्राहक नलिका में भेज दिया जाता है। समझ आई बात। और संग्राहक नलिका से ये किस में चले जाते हैं, संग्राहक नलिका का संपर्क किससे होता है, मूत्र वाहिनी से होता है। तो इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र का नियमन, यहाँ पे पुनर्अवशोषण यहाँ पे हो रहा था, इसको कंट्रोल कौन करता है बेटा, यहाँ पे एक हार्मोन्स आपको ध्यान रखना है, एडीएच या एडीएच व वैसोप्रेन। ठीक है, एडीएच लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। मूत्र की मात्रा का नियमन कौन करता है, ये, ठीक है, एडीएच हार्मोन, ये आपको ध्यान रखना है, या फिर वैसोप्रेन। तो आपका एक प्रश्न भी है किताब में कि मूत्र की मात्रा का नियमन कौन करता है, और आपसे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, किस तरह से हमारे शरीर के अंदर मूत्र का निर्माण होता है, कौन से अंग हैं, किस तरह से क्या पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा ये तो ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आपने सुना होगा कि भाई उसकी किडनी खराब हो गई है ना, ड्रिंक करने से, मतलब शराब पीने से किडनी खराब हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। अगर वैसे भी किसी की, ज़रूरी नहीं है वही रीजन एक रहता है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ वालों के साथ भी ऐसा होता है। तो अब अगर किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई तो अब वो क्या करे, उसके अंदर तो अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बेटा बहुत बढ़ जाएगी ना, तो अब बढ़ेगी तो डेथ हो जाएगी। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, एक कृत्रिम वृक्क का निर्माण किया, जिसके माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर निकालते हैं, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं, अपोहन। बेटा बहुत प्रश्न अपोहन पूछा जाता है, ठीक। अपोहन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम तरीके से बाहर निकालते हैं। और ऐसा कब जरूरत पड़ती है, जब हमारा कहें जैसे किसी व्यक्ति का जो किडनी है, यानी जो गुर्दे हैं, वृक्क हैं, जो काम करना बंद कर देते हैं प्रॉपर, तभी तो अधिक होगी ना नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, कृत्रिम तरीके से उनको बाहर निकालेंगे, और वही क्या है, प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो इसमें एक टैंक होता है जिसमें नलिकाएं होती हैं, ठीक। और ये नलिकाएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और इनका संपर्क जो है बाहर से होता है, मतलब ये कुल मिला के ऐसे मान के चलो, और ये किसी का हाथ है, और इसमें ये यहाँ से ब्लड आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो। अब ये जो ब्लड है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ युक्त होता है। अच्छा, इसमें एक स्ट्रक्चर यहाँ भी है, एक बोतल, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, अपोहन द्रव भरा हुआ बेटा, ठीक है। यहाँ पे एक बोतल और ये रखी हुई है, ठीक। अब इस पूरे में अपोहन द्रव भरा हुआ है, उसका जो दाब है वो रक्त के दाब के ही बराबर रखा जाता है। अब रक्त इसमें आएगा बेटा, अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी पदार्थ तो है नहीं, ये जो नलिकाएं होती हैं वो अर्धपारगम में होती हैं, ठीक है। यानी ये ऐसी होती है कि इनमें से कोई चीज आराम से विस्तृत हो सकती है। अब देखो इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ नहीं है, लेकिन इसमें ब्लड में है, तो नाइट्रोजनी पदार्थ ब्लड से अपोहन द्रव में विस्तृत हो जाते हैं, ठीक है, होने लगते हैं। और ये प्रोसेस धीरे धीरे, अब इसी से क्या किया जाता है, जब ये लास्ट में यहां से मान लो ये हमारे रक्त में फिर भेज दिया जाता, ये ठीक है,
ये आपका, आप इसको धमनी हाँ ले लो, और यहाँ पे आप इसको शिरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धमनी से रेगुलर आता रहेगा, छन के जाता रहेगा, इससे जल्दी हो जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका सिरा फिर ऊपर फिर पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखनी है भाई, किस तरह से होता है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ब्लड आ रहा है, अब इसमें से छन के नाइट्रोजनी पदार्थ कहाँ आ जाएंगे, आपके अपोहन द्रव में आ जाएंगे, और इसमें से अपोहन द्रव ऊपर जाता रहता है शुद्ध, और इसमें क्या है, जो अशुद्ध वाला है, जो नाइट्रोजनी पदार्थ वाला, वो इसमें आता रहता है। तो इस टाइप का एक मशीन होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, अपोहन की प्रक्रिया होती है, यानी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को। तो ये आपको बहुत अच्छे से भाई एक बार पढ़ना है किताब से, बाकी नोट्स में बहुत अच्छे से अपन ने दे रखा है। हालांकि पूरा प्रोसेस कभी कभी आता है, लेकिन नॉर्मल अपोहन तो आपको याद ही होना चाहिए अभी भी। क्या है, जब वृक्क काम करना बंद कर दे, ठीक है, जो प्राकृतिक गुर्दे हैं किडनी, तो उनके स्थान पर कृत्रिम वृक्क का प्रयोग करके शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना। अच्छा, हमारे जो स्वस्थ वृक्क हैं वो मतलब जैसे स्वस्थ वृक्क, या फिर मान लो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति है, उसके जो गुर्दे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो वो एक दिन में कितने लीटर ब्लड को छानेंगे, यानी निस्यंदित करेंगे, तो वो 180 लीटर है बेटा। और मूत्र का निर्माण कितना होता है, क्योंकि वहाँ पुनर्अवशोषण हो जाता है ना, तो 1 से 2 लीटर होता है। पुनर्अवशोषण कहाँ होता है, हैंडले के लूप में या मध्य भाग, ठीक, वृत्ताकार कुंडली का। तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब इस चैप्टर के बेटा हमें कर रहे हैं प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन उनको कर ही लेंगे। तो आप क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक काम कीजिए, शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से समझ आएंगे, जो मैं बताऊंगा किसका आंसर क्या कैसे क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।